देखिए हमारे सिस्टम में तो जो मर्डर का भी एक्यूज होता है उसको ही बेल मिल जाती है, ठीक है। मगर जिस तरीके से हालात हुए हैं उस हालात से थोड़ा सा केस टाइट है। आज उन 800 साल के बावजूद भी आज हमारी कंडीशन ऐसी है, हम लोगों को कुत्ते की तरह मारा जाता है रोड के ऊपर। हम अपने बच्चों को खुद सिखाना नहीं चाहते कन्नड़। जब तुम कन्नड़ा सीखोगे नहीं, जब सिस्टम की लैंग्वेज सीखोगे नहीं, तो क्या उम्मीद कर सकते हो तुम सिस्टम से जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। श्रृंगेरी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें किसी एक आदमी ने, नॉन मुस्लिम आदमी ने, वहां पे एक मस्जिद से ले जाके कपड़े को ले जाके उधर फेंक दिया था कैनोपी के ऊपर। उसको भी पहले मीडिया में क्या रिपोर्ट आया, एसडीपीआई ने डिस्कशन कर दिया शंकराचार्य के उसको मूर्ति को। तो आज जो हर क्राइम भी ना एसडीपीआई से ही शुरू होता है, चाहे वो कोई भी क्राइम हो। हाँ, 22 लोगों को मेरे ख्याल से आज छोड़ा गया है, उनमें जितने ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि नाबालिग थे। उन जो भी मुस्लिम एमएलएज हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपने इलाकों में 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एमएलएज हैं। उनसे किसी से पूछिए, उन्होंने आप बताएंगे तो बता देंगे हमने हज कराया, इस आलिम को हज कराया, उसको उम्रा कराया, मैंने इसकी शादी कराई, मैंने उसकी शादी कराई। किसी ने भी अपनी हमारी कौम को बदलने के लिए एजुकेशन के बारे में क्या कहा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अभी मैं एडवोकेट ताहिर साहब के साथ हूं और आज बात करेंगे कि जो डीजे हल्दी में 7 दिन पहले घटनाएं हुई थी उसके बारे में, कि इनके पास कितने केस आए हैं और ये क्या जानकारी रखते हैं उसके बारे में। ताहिर साहब, ये बताइए कि ये जो डीजे हल्दी में हुआ, आपके हिसाब से क्या लगता है ये घटना क्यों हुई? एज ए लॉयर मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, डीजे हल्दी में क्या हुआ, किस वजह से हुआ है, आमतौर पर सब लोगों को मालूम, मगर जो मेरा मानना है, जो डीजे हल्दी में जो हुआ ये सरासर गलत हुआ। और ऐसा कभी भी मुस्लिम के तरफ से ऐसा कोई भी काम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और जो भी ये हुआ है उसके पीछे हमें समझना है इसकी फेलियर क्या है। क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था तो उसने मुझे क्लियर से बताया कि ये जो भी हुआ है उन सब में जो करने वाले जो लोग हैं ना, वो सारे यंग बच्चे थे और वो सारे नशे की आदतों में इन्वॉल्व थे। तो इसमें कम्युनिटी को भी सोचना है कि हम अपनी कौम के लिए हमने क्या किया है, हमारे बच्चों को हमने क्या गाइडेंस दिया है। तो और जो भी ये हुआ है, देखो हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर एक सिस्टम है। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसके लिए एक लीगल प्रोसेस रहता है और मैं हमेशा लीगल प्रोसेस को रिकमेंड करता हूँ। और आमतौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी भी लीगल प्रोसेस को रिकमेंड करती है। मगर ये जो हुआ है तो इसके पीछे एक फ्रस्ट्रेशन की भी वजह है और एक मिसट्रस्ट जो कम्युनिटियों के बीच में पैदा हुआ है वो भी एक वजह है। और आपने देखा होगा जो लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से तबलीग का जो वाक़या आया, तबलीग जमात का, और उसमें किस तरह से कौम को बदनाम किया गया। और लॉकडाउन के दौरान जैसे पादरनपुरा का एक इंसिडेंट था, उसको बुला के मीडिया ने कितना किया। फिर मुस्लिम इलाकों में जहाँ पर भी ये लॉकडाउन के दौरान जहाँ भी पुलिस का बंद होता था या पुलिस की चेकिंग चलती थी, उसमें किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को मारा जाता था या उनको किया जाता था। और जैसे एक लॉकडाउन के दौरान का इंसिडेंट भी है, मालूम होगा, एक छोटी सी बात के लिए भूपसंद्रा में एक पुलिस के बच्चे, एक इंजीनियर बच्चे के ऊपर फायरिंग भी की थी। इसी तरीके से एक व्हीलिंग करते हुए एक बच्चे को व्हीलिंग किया, उसने गलत किया, मगर उसने सिर्फ उसके अपेयरेंस को लेके मजहब के नाम पे इतनी सब बातें की। फिर घरमड़ी बम, टेररिस्ट बम, जिहाद बम करके कौम को एक बहुत तरीके से बदनाम किया गया। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर पाइल अप हो गया था। और ये फ्रस्ट्रेशन क्या हुआ, पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन को डिले किया, वो फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरी तरीके से टूट गया। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे सिस्टम में इसकी कोई जगह नहीं है, वायलेंस की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। नहीं, लेकिन आप देखिए जो इस टाइप के घटनाएं होते हैं ये चंद एरिया हैं जो उसी एरिया के लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे इंसिडेंट उसी एरिया में क्यों? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो एक 20-25 सालों से मुस्लिम घेटोस बढ़ते जा रहे हैं पूरी इंडिया, हिंदुस्तान में। उसी की तरह से बेंगलोर में भी डीजे हल्दी, कॉलवे सेंद्रा, जे नगर, जो भी स्लम एरियाज है मुस्लिम के बढ़ते जा रहे हैं। इन स्लम एरियाज में क्या होते हैं, कुछ मिसक्रेंट रहते हैं, कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, ये लोग बढ़ते रहते हैं। और हमारी कम्युनिटी जो कि इस्लाम ने इतनी अच्छी उसको तालीम दी हुई, हमारी कम्युनिटी को कुरान हमारे पास है, वो हम उन तालीमों को लेके अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जब बदलते नहीं तो क्या होता है, एक हमारे बीच में एक ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट पैदा हो जाता है जो कि बुराई की तरफ चल जाता है। तो जहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा बुराई की तरफ चले जाते हैं।
तो जब जैसे घेटो बढ़ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे, स्लम बढ़ जाएगा, तो उस हर एक स्लम में, चाहे दुनिया का किसी भी स्लम ले लो, वहां पर क्या होता है, एक ऐसा एक कम्युनिटी रहती है विद इन द कम्युनिटी और विद इन द स्लम एरिया, एक ऐसी एक इंटरनल एक कम्युनिटी रहती है जो कि बुराई में रहती है, और वो लोग इस तरीके से घटना करते हैं। तो हमको नजर क्या आता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी इलाके में रहते हैं, तो कोई भी इंसिडेंट होता था हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखो, अब इस तरह अब जो पुलिस की जो भी अरेस्ट हो रही है या आर्बिट्री जो भी अरेस्ट हो रही है, उन अरेस्ट में भी कौन से इलाकों में हो रही है, इन घेटोज में हो रही है। तो पुलिस को हमारे को ये लोगों को टारगेट करना भी आसान होता है, और जो इस इलाके के बाहर लोग होते हैं वो लोग सब समझते हैं कि इन इलाकों में बुरे ही लोग रहते हैं, इनके साथ ऐसा ही होता है बोल के। तो इसमें गलती उन पूरे लोगों की नहीं, इसमें क्या हमारे समाज की गलती है। आप खुद सोचिए कि पिछले 20 सालों में, चाहे कोई मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर रहने दो, कोई सोशल लीडर रहने दो, कोई रिलीजियस लीडर रहने दो, समाज को बदलने के लिए हम लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। मैं वही पूछ रहा कि आप डीजे हल्ली में, जैसे आपने कहा कि इसमें जो लोग हंगामा किए ज्यादातर लोग नशे में थे, ठीक है ना, तो ये तो डेफिनेटली जो आदमी नशे में था तो वो इस्लाम को भी फॉलो नहीं कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, उसको कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी समझ नहीं आता, मतलब नहीं है। तो ठीक है, तो वो पोस्ट की वजह से नहीं है, आपको मालूम है, वो किसी के बोलने की वजह से और कुछ आया हो, ये किसी भी बोलने की वजह से नहीं आता। हाँ। वो जब नशे में हो जाता है ना, तो उसके दिमाग में एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है जो डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति होती है। वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना चाहता है, उसमें गाड़ी जलाना भी रहता है, पत्थर फेंकना भी होता है, किसी को गाली देना भी होता है, तमाचे मारना भी होता है। ठीक है, तो ये जब खुलेआम बहुत दिनों से लोगों को मालूम है डीजे हल्ली इलाके में नशे का कारोबार होता है, फलता है, फूलता है, बच्चे नशे करते हैं, तो क्या कभी किसी लीडर को नहीं समझ में आया, या कोई सोशल वर्कर लोग जो काम करते हैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जो क्या स्कॉलर हैं इसको कोशिश नहीं किया रोकने के लिए, या इतना मुश्किल है कि हम 4 लाख लोगों का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जो आप बोले ना, देखो हमारी कम्युनिटी के लीडरशिप का जो भी क्रीमी लेयर है उसका फेलियर है, 100% फेलियर। इसके अलावा हमारे सिस्टम का ही फेलियर है। क्या आपको लगता है कि पुलिस को सब मालूम नहीं रहेगा? मालूम है, पुलिस को अच्छे ढंग से मालूम है कौन से इलाके में कौन आदमी ड्रग बेचता है, पुलिस को हर एक इंफॉर्मेशन है। पर इसके बावजूद भी ये लोग समाज में पनपते हैं, और इनके किसकी शय में पनपते हैं? इस सिस्टम में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मोहल्ले के जो दादा लोग रहते हैं उनके उसमें, पॉलिटिशियंस के उसमें, जो हमारे सिस्टम का जो पुलिस वगैरह भी जिसमें शामिल है, उनकी शय में ये लोग पनपते हैं। और क्योंकि इनकी शय इन लोगों के साथ रहती है, तो समाज के जो भी अच्छे लोग होते हैं, चाहे वो सोशल लीडर रहने दो, चाहे रिलीजियस लीडर रहने दो, चाहे कम्युनिटी लीडर रहने दो, वो भी जो है इस पे कोई इनिशिएटिव लेने के लिए घबराते हैं। इनिशिएटिव लेने के लिए घबराते हैं। आप खुद देखिए, कौन कौन जो भी मुस्लिम एमएलएज हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपने इलाकों में 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एमएलएज हैं। उनसे किसी से पूछिए, उन्होंने आप बताएंगे तो बता देंगे हमने हज कराया, इस आलिम को हज कराया, उसको उम्रा कराया, मैंने इसकी शादी कराई, मैंने उसकी शादी कराई। किसी ने भी अपनी हमारी कौम को बदलने के लिए एजुकेशन के बारे में क्या काम किया, हेल्थ केयर के बारे में क्या काम किया, बच्चों को जो बुरी आदत में पड़े तो उनको छुड़ाने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए उनके लिए उन्होंने क्या किया? तुम उनका कंट्रीब्यूशन 0 पाओगे। चाहे कोई, और सिर्फ कर्नाटक का या बेंगलोर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप का यही हाल है। और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके भले के लिए उठती है, उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उसको लेबल लगा दिया जाता है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस उठती हैं, जो भले के लिए उठती हैं, ये किसके चैलेंज करती है? इनकी अथॉरिटी को चैलेंज करती है। जो मुस्लिम के एस्टेब्लिश जो क्रीमी लेयर है, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, सोशल लीडर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? इनको चैलेंज करती है, इनकी पोजीशन को चैलेंज कर, तो इनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, कॉर्नराइज किया जाता है, इनके बारे में बुरी बात बोली जाती है और इनको काम से रोका जाता है। यही वजह है आज तक जो हिंदुस्तान के अंदर, जिस हिंदुस्तान में, जिस मुल्क भारत में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, आज उन 800 साल के बावजूद भी आज हमारी कंडीशन ऐसी है, हम लोगों को कुत्ते की तरह मारा जाता है रोड के ऊपर, कोई भी उसके बारे में आवाज भी उठाता नहीं और कुछ भी करता है। ताहिर भाई, सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? नहीं, सोल्यूशन पता है क्या है? पहले तो हम लोग आत्मचिंतन करना है, पहले हम लोगों को रिवैल्यूएट करना है हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है। और जो भी लोग खासतौर पे एजुकेशन के लिए और सिस्टम से जुड़ने के लिए जो भी लोग मेहनत करते हैं, अब हम लोग जैसे बोलते हैं एजुकेशन के लिए, तो लोग बोलते हैं हमने तो स्कूलों खोले, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो स्कॉलरशिप देते हैं, ये देते हैं, हम तो ये करते हैं। मगर आप खुद सोचिए, इस कौम का ज़कात किस पर वेस्ट होता है?
साड़ी बांटने में होता है, पटलम बांटने में होता है। अगर उसी ज़कात के पैसे को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक क्वालिटी, हमारे पास स्कूल हैं और क्वालिटी स्कूल्स नहीं है, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं और क्वालिटी हॉस्पिटल्स नहीं, इसको डेवलप करना है। भाई जो आप बोल रहे हैं एक तो ये मुद्दा है, लेकिन बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स जानबूझ के भी नहीं पढ़ा रहे हैं कि एक बच्चा जब एक 10-12 साल। मैं एक बात बोलूँ, पढ़ाने का एक्चुअली क्या है, देखो पढ़ाने का अलग अगेन एक सोशल प्रॉब्लम रहता है, लोगों को इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल इश्यूज है, उनकी कई हालतें खराब है और उनका जो माहौल रहता है ना, हमारी माहौल में गाइडेंस नहीं। आज भी अगर हम किसी भी सेकंड पीयूसी के बच्चे को बोले किसी ग्रेजुएशन के बच्चे को आप पूछेंगे तो उसको ओरिएंटेशन ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं क्या करना है बोल के, उसको यही मालूम नहीं गवर्नमेंट जॉब। इवन अभी कोई SI को आता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई जॉब नहीं करते, हम लोग सिर्फ रस्मी तौर पे उसको फॉरवर्ड करके हम लोग अपनी रस्म पूरी कर देते हैं। पर कोई भी कम्युनिटी के अंदर कभी भी उसको ट्रेन करके लोगों को जॉब के अंदर डालने की कोशिश की क्या? मैं वही बोल रहा, पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं गाइड देने का प्रॉब्लम है। एक पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि पूरा कोई गाइड करने वाला तो हमारी कम्युनिटी में ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। जो हमारी मस्जिदें हैं जहाँ पे हम लोग अपने को हम समझते हैं कि ये इदारे हैं जो कि हमको रास्ता दिखाने वाले हैं, वो सिर्फ क्या रह गए हैं, सिर्फ वो नमाजों में और इसमें तक बंद के रह गए, 5 वक्त की नमाजों तक बंद के रह गए। वहाँ से हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलता। हम जो बयान मैं बचपन में सुन रहा था वो भी आज भी सुन रहा हूँ, कोई उसमें चेंज नहीं है, कोई कंटेम्प्रेरी बयान नहीं है। आज हमारी कौम के ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं, उसको अटैक को कैसे हमें झेलना, उसके ऊपर हमें कोई चैनल वो नहीं है हमारा कोई। हम लोग सोच रहे हैं उर्दू मीडियम, आज देखो सिंपल सा नहीं, वो मस्जिद वाले ये बोलेंगे भाई जहां हम ये पॉलिटिकल बात करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम बात नहीं कर सकते। कुछ भी उनका देखो, हर एक का एक बहाना है, हर एक चीज का एक बहाना है। मेरे पास भी एक बहाना रहेगा, तुम्हारे पास भी एक बहाना रहेगा। देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ, कन्नड़ा लैंग्वेज कर्नाटका स्टेट की लैंग्वेज, आप खुद मालूम है बेंगलोर के मुसलमानों का कन्नड़ा से कितना राब्ता है? नहीं है, कितना राब्ता है। हम अपने बच्चों को खुद सिखाना नहीं चाहते कन्नड़। जब तुम कन्नड़ा सीखोगे नहीं, जब सिस्टम की लैंग्वेज सीखोगे नहीं, तो क्या उम्मीद कर सकते हो तुम सिस्टम से जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो आप देखिए बेंगलोर के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग रहेंगे, MBBS भी रहेगा, इंजीनियर भी रहेगा, MBA भी रहेगा। उससे किसी को बोले किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन में जाके अपना एक काम करा के आ जा, नहीं करा। क्यों? क्योंकि सिस्टम से जो चीज उसको जोड़ती है लैंग्वेज, उसके अंदर वही नहीं। तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है लैंग्वेज। मारवाड़ी जब आता है ना किसी जगह तो उससे वहां की लैंग्वेज सीखता, तभी वो लोग क्या है जुड़ते हैं। तो जो भी लोग आगे बढ़े हैं ना हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी, वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करके बढ़े हैं। हमने उसको क्या कर दिया, उसको एज ए एनिमी। मगर जिस भी हिंदुस्तान में ये आप अगर साउथ इंडिया में देखेंगे, 2 स्टेट हैं, तमिलनाडु और केरला। वहां पे मुसलमानों की हालत ना ही ऐसी है, ना ही ऐसी लाचारगी है मुसलमानों के अंदर। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरे तरीके से वहां के सिस्टम को अडॉप्ट करके, पूरे कल्चर को अडॉप्ट करके पूरे तरीके से सिस्टम के साथ हैं। सेम ऐसे अगर आप देखो कन्नड़ा के जो इलाके, करावली बेल्ट है, अभी मुसलमान कन्नड़ा लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, उन कल्चर को अडॉप्ट किया और वो लोग पूरे तरीके से सिस्टम से मिले हुए हैं। तो ताहिर भाई ये बताइए कि वापस हम आते हैं इस वायलेंस के ऊपर, कि अभी तक जितने लोग अरेस्ट हुए उसमें क्या लगता है आपको, इसमें इनोसेंट लोग भी बहुत इन्वॉल्व हुए? देखिए जैसे कि आप अगर देखेंगे तो जो पुलिस स्टेशन में जो आगजनी हुई, तो लोग क्या बोलते हैं, रीजन क्या बोलते हैं, पुलिस ने लेट किया, इसकी वजह से वहां पे आगजनी हुई, गाड़ियां बदली। मगर अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि मासूम लोगों की, जिसमें कोई मतलब ही नहीं, वहां के रेजिडेंट लोगों की भी गाड़ियां चली है। तो सेम ऐसे जब भी किसी एक्यूज को लोगों को पकड़ते हैं तो उसमें मासूम लोग ही पकड़े जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। तो पुलिस क्या करती है, इनिशियली इन लोगों, अब जब मान लीजिए अगर वो पकड़ने गए उस्मान नहीं बोला, सलमान मिल गया, तो सलमान को पकड़ के ले गया और उसको फिक्स भी कर देते हैं कई बार। मगर क्या होता है, जो मैं इसको समझता हूँ जो पुलिस को करना चाहिए, या पुलिस आमतौर पर जो करती भी है, कि जब इन्वेस्टिगेशन करती है, जब एविडेंस देखती है और जिनका उनको एविडेंस नहीं मिलता तो उनको छोड़ भी देती है। और ये जो कि एक वायलेंस जैसा सिस्टम है, राइटिंग है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे, क्योंकि अब अगर देखेंगे तो जो वहाँ पे जमे होंगे 1000-2000 लोग जमे होंगे, मगर पुलिस कितनों को पकड़ेगी, 200 या 300 लोगों को पकड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेन करने वाले छूट जाते हैं और नहीं जो बेचारे मासूम होते हैं वही पकड़े जाते हैं। तो ये होता है, थोड़ा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं उम्मीद करता हूँ बेंगलोर पुलिस से कि वो लोग पूरे मासूमों को, जो भी है उनको, उनका एविडेंस नहीं है, उनको बाइज्जत छोड़ेंगे।
अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों को छोड़ा गया। हाँ, 22 लोगों को मेरे ख्याल से आज छोड़ा गया है। उनमें जितने ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि नाबालिग थे और जिनका कोई भी रोल नहीं था, उन लोगों को 22 लोगों को छोड़ा है। और मैंने एक इंस्पेक्टर से बात की, कंसर्न इंस्पेक्टर से, डीसीपी से, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग और भी लोगों को, जो भी हम लोगों ने रखा है, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनके अगर कोई भी रोल नहीं है उनका तो हम लोग छोड़ रहे हैं। और आप देखिए कि जो आमतौर पे जो ये पकड़े जा रहे हैं, किसके बेसिस के ऊपर है, मोबाइल टावर के बेसिस के ऊपर पकड़े जा रहे हैं, या उनके सोशल मीडिया पे जो उनकी एक्टिविटी है उसके बेसिस पे चले जा रहे हैं। और आप देखिए आज हम नौजवान जो लड़के या लड़कियां हैं, घरों में जो लड़कियां बैठी हैं या रोडों के ऊपर जो लड़के हैं, वो लोग भी देखो फोन से कितने जुड़े हुए हैं, बुरी बातें, बेकार की बातें फोन में कर दी। तो ये सब इसका ये फॉल आउट है, ये हमारी बुराई का। अब ये बताइए कि इसमें बहुत खुलेआम एसडीपीआई को जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए एक्चुअली पता है क्या है, अगर एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू किल ए डॉग ना, स्टार्ट कॉलिंग हिम मैड। तो अगर किसी कुत्ते को मारना है ना, तो तुम क्या उसको पागल बनाना शुरू कर दो, तो लोग उसको खुद ब खुद मारने लग जाएंगे। तो ऐसे ही एसडीपीआई या जो भी मुस्लिम तंजीमें अच्छा काम करती हैं, जो मुसलमानों को राइट्स के लिए असर्ट करती हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आए, मुसलमान सिस्टम का हिस्सा बने, सिस्टम से डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ के अपने हुकूक को हासिल करें, तो हमेशा ये इदारे जो रहते हैं, चाहे वो एसडीपीआई हो कोई दूसरे इदारे, हमेशा क्या करते हैं, सिस्टम के भी रडार में रहते हैं। जो समाज में जो दूसरे जो लोग होते हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग होते हैं, उनके वो भी इनके रडार में रहते हैं। और हमेशा कोशिश करते हैं, आप देखिए पिछले 10 सालों में या 5 सालों में जो भी कोई भी इशू होता है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट नाम एसडीपीआई से ही शुरू होता है। अब परसों ये इंसिडेंट के बाद 2 दिन के बाद श्रृंगेरी में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें किसी एक आदमी ने, नॉन मुस्लिम आदमी ने, वहां पे एक मस्जिद से ले जाके कपड़े को ले जाके वो उधर फेंक दिया था कैनोपी के ऊपर। उसको भी पहले मीडिया में क्या रिपोर्ट आया, एसडीपीआई ने डिस्कशन कर दिया शंकराचार्य के उसको मूर्ति को बोल के। तो आज जो हर क्राइम भी ना एसडीपीआई से ही शुरू होता है, चाहे वो कोई भी क्राइम हो। और ये क्यों, ये एक इस बात का सबूत है कि सिस्टम में जो लोग नहीं चाहते कि ये मुस्लिम कम्युनिटी अपनी बैकवर्डनेस से आगे आकर सिस्टम के अंदर जुड़े, सिस्टम से जुड़ के अपने वो को डेमोक्रेटिक तरीके से सही लीगल तरीके से हासिल कर सके, वो लोग ही क्या करते हैं, एसडीपीआई को नाम बदनाम करते हैं। और चाहे मुसलमान होने दो, चाहे नॉन मुस्लिम रहने दो, चाहे बीजेपी रहने दो, चाहे कांग्रेस रहने दो, चाहे पुलिस रहने दो, चाहे कोई भी अथॉरिटी रहने दो। तो इसमें आपको कुछ लगता है कि किसी पार्टी का दूसरे पार्टी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि वहाँ जो लोग थे, लोगों ने, जो लोकल लोग थे, उन्होंने ये कहा कि हम बहुत सारे लोगों का चेहरा नहीं पहचानते थे, क्योंकि हम सदियों से यहाँ रहते हैं, हमको नहीं लगता था कि ये हमारे एरिया के लोग हैं। देखो बेसिकली क्या है, आपको खुद मालूम है, जो इशू वो एक सेंसिटिव पोस्ट थी, वो पोस्ट के लिए कोई भी लोग आके जम सकते थे, ठीक है। अगर लोग जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल रहे हैं, तो कॉन्स्पिरेसी कहाँ से स्टार्ट होती है, पोस्ट से, पोस्ट होने से होती है। पोस्ट किसने पोस्ट की है, वहां से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब 3 बजे इसने पोस्ट की, 3 बजे के बाद जिसने भी कॉन्स्पिरेसी की, उन्होंने 2000 लोगों से कांटेक्ट कर लिया कि वहां पे आ जाओ, हम लोग जलाएंगे बोल के, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बोलना। तो ये सब स्टैब्लिश करना, ऐसे में कोई भी कभी भी कोई राइटिंग इस तरीके से नहीं होती। कौन सी राइटिंग अगर कॉन्स्पिरेसी के तरीके होती है, जब एक दिन एक इंसिडेंट हो जाता है और अगले दिन बंद कॉल किया जाता है, फिर लोग गैस के सिलेंडर लेके, गैस के ये कटिंग लेके, ये मेटल कटिंग करने के इंस्ट्रूमेंट लेके, तलवारें लेके, बंदूकें लेके, डंडे लेके जब रोड में निकलते हैं और फिर जो भी मिलता है उस मासूम को मारते हैं, टारगेट करके मारते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। और ये ऐसा हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बहुत हो चुका है। तो ये बताइए कि श्रीनिवास मूर्ति जो वहाँ का एमएलए, उसके घर को जलाने का क्या मकसद हो सकता है? देखो प्रैक्टिकली क्या है, देखो ये मैंने आपको बताया ना, जैसे कई गुनहगारों के साथ मासूम भी पकड़े जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में लैंग्वेज में बोलते हैं कि कोलैटरल डैमेज। तो सेम ऐसे लोगों ने क्या किया, नवीन के पोस्ट को श्रीनिवास मूर्ति से कनेक्ट किया। और आपको शायद एक और बात मालूम होगा कि श्रीनिवास मूर्ति के खिलाफ एक बार के एक आदमी ने पोस्ट किया था, तो उसको पोस्ट करते ही 5 मिनट के अंदर उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। तो अब जब डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में गए तो वहां बोला गया हमें 2 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए, हमें कुछ वक्त चाहिए। तो लोग क्या कंक्लूड करते हैं, भाई ये सिर्फ इसलिए वक्त मांग रहे हैं क्योंकि एमएलए से इनको तो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। अच्छा, तो वो चीज को ध्यान में रख के लोग उसके एमएलए के घर में सामने जुड़े होंगे, उसने कुछ बोला होगा, फिर वहां से लोग आगे बढ़े होंगे और जलाया होगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं, कोई किसी को टारगेट नहीं करता। टारगेट किसको करते हैं बोलते हैं मालूम आपको, कोई आदमी बैल की गाड़ी लेके जाता है, ठीक है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करके नाके में रोकते हैं,
फोन करके दूसरे लोगों को बुलाते हैं, फिर उसको कुत्ते की तरह मारा जाता है, मारते हैं उसे, वीडियो खींचते हैं, करते हैं, वीडियो निकालते हैं, फिर वो लोग भाग जाते हैं, फिर उस वीडियो को सर्कुलेट किया जाता है, फिर जब उसको अरेस्ट करते हैं पुलिस तो उसको अरेस्ट करने नहीं देते पॉलिटिकल लोग, फिर उसको जब अरेस्ट करते हैं तो उसको बेल निकालते हैं, और जब उन्हें जेल से बाहर आता है तो उसको क्या गारलैंडिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है हिंदुस्तान में, ये क्या भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, स्पॉन्टेनियस है। इसमें एक अनफॉर्चुनेट चीज क्या है, जो लोग जुड़ गए उसमें कुछ मिसकरेंट जो कि एक असामाजिक तत्व रहते हैं, उन लोगों ने ये जुड़ा, और जो लोगों का सेंटीमेंट है उसको फायदा उठा के इसको ये आगजनी शुरू की, और ये एक बढ़ते 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 क्या हो गया, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बन गया जो कि बहुत ही खराब है। तो ताहिर साहब, आखिर में जिनके बच्चे अरेस्ट हुए हैं और उनको लगता है कि मेरे बच्चे इनोसेंट है और उन्होंने गलतियां नहीं की है, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हमारे सिस्टम में तो जो मर्डर का भी एक्यूज होता है उसको ही बेल मिल जाती है, जी। ठीक है, मगर जिस तरीके से हालात हुए हैं उस हालात से थोड़ा सा केस टाइट है, मगर बहुत सारे लोग, मैं भी और दूसरे मुस्लिम लोग भी और दूसरे नॉन मुस्लिम एडवोकेट भी इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और जो लोगों को जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फ्री मदद भी कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये शुरू हुआ नहीं है प्रोसेस, क्योंकि अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन, रिमांड, क्योंकि आपको मालूम है कोविड की वजह से कोर्ट्स के भी स्टेगरिंग आवर्स में काम कर रही है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं, मगर जब ये काम शुरू होएगा तो जितने भी लोग इसमें अच्छे ढंग से काम करेंगे, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी आप लोग जो भी इसके लोग परेशान है और वो कोई भी लीगल हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप लीगल हेल्प दे में जाने से पहले किसी भी के पास, चाहे वो मेरे पास या किसी भी XYZ के पास, जो कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग फ्री मदद करेंगे, उनको देख लेना उनके अंदर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। अगर वो कॉम्पिटेंट एडवोकेट हैं और उनकी नीयत अच्छी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द एक एक करके पूरे लोग निकल जाएंगे, ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी की इससे टाइम में क्या होता है, बहुत सारे आपको टाउट मिल जाते हैं, बहुत सारे एजेंट मिल जाते हैं, जो लोग बोलते हैं हमें 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 50,000 दो, मैं नाम निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। तो बिल्कुल भी किसी के चक्कर में नहीं आना। कोई ना ही इसमें नाम निकाल सकता है, ना ही कोई नाम डाल सकता है, ना ही किसी पुलिस से सेटिंग है, ना ही किसी कोर्ट से सेटिंग है, और सिर्फ पहले ही आप परेशान हो बच्चों के और घर वालों के जाने की वजह से, और इस तरीके से इसमें चक्कर में पड़ के अपनी जेब भी नहीं खाली करा लेना, जैसे आप लोगों ने IMA के टाइम में करा ली थी। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर रोशनी डालने के लिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।